वेल दोस्तों, शुरुआत करते हैं। जहां जाते हैं, फटाफट डिस्कशन करते हैं मेरे प्यारे क्लास वासियों। ठीक है ना? बोलो ना, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ मैं? सही बोल रहे थे। सही। तो हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे, सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था सिस्टम का। सिस्टम यानी क्या है? सेट ऑफ थिंग्स वर्किंग टुगेदर एज अ पार्ट ऑफ मैकेनिज्म या इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क, है ना? सीधी भाषा में बोला जाए तो डिटेल्ड मेथड, प्रोसीजर, रूटीन, जिससे स्पेसिफिक एक्टिविटी कैरी ऑन कर रहे हैं, ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। और सिस्टम यानी ऑर्गेनाइज पर्पसफुल स्ट्रक्चर है जिसमें दो बातें हैं, इंटर रिलेटेड और इंटर डिपेंडेंट एलिमेंट है, जो एक दूसरे को कंटिन्यूअसली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं टू अचीव गोल ऑफ सिस्टम। सिस्टम में इनपुट आउटपुट फीडबैक मैकेनिज्म है, इंटरनली स्टेडी स्टेट वर्क कर रहे हैं, डिस्पाइट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अफेक्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो भी वो इंटरनली वर्क कर रहे हैं। हर एक सिस्टम में बाउंड्रीज रहते हैं, है ना? और सिस्टम ऑब्जर्वर उसको डिफाइन करता है। प्रोसेस को जाने दो। अभी कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, हम लोगों ने कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम में, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में 6 कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। पहला कॉन्सेप्ट बताओ, टाइप ऑफ डेटा। दो बातें, मास्टर डेटा, नॉन मास्टर डेटा। वाउचर टाइप, वाउचर टाइप ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोवाइड करता है। तीन बातें रहते हैं, अकाउंटिंग मॉड्यूल, इन्वेंट्री मॉड्यूल, पेरोल मॉड्यूल, है ना? देन वाउचर नंबर यूनिक आइडेंटिटी रहती, वाउचर नंबर यूनिक रहना चाहिए। सेपरेट नंबरिंग सीरीज फॉर सेपरेट टाइप ऑफ वाउचर, प्रीफिक्स सफिक्स या दोनों रह सकते हैं, है ना? वाउचर सीरियली तो नंबर रहती है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी रहते, है ना? कॉन्सेप्ट में टाइप ऑफ डेटा, वाउचर टाइप, वाउचर नंबर, अकाउंटिंग फ्लो। 7 बातें हैं। 2 बातें ह्यूमन परफॉर्म करते हैं, 5 बातें सिस्टम ऑटोमेटेड वे से कर लेता है ना? इसके बाद में 7 बातें है कौन सी? ट्रांजैक्शन, वाउचर एंट्री, पोस्टिंग, बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस, पीएनएल और बैलेंस शीट। इसके बाद में हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइप ऑफ लेजर। 4 तरह के, वैसे तो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दो ही लेजर है, और 4 तरह के ग्रुप में बाइफरगेट हो रहे। टाइप ऑफ लेजर और ग्रुपिंग ऑफ लेजर दोनों में क्या बता दे रहा हूं एक साथ में। कौन से 4 तरह के ग्रुपिंग रहते हैं? असेट, एक्सपेंस, इनकम, लाइबिलिटी। और इसके सब ग्रुप कितने भी बन सकते हैं, और इनसे क्या बनते हैं? रिपोर्ट। कौन से 2 रिपोर्ट बनते हैं? बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस। टेक्निकल कॉन्सेप्ट ने हम लोगों ने डिस्कस किया था, वर्किंग ऑफ सॉफ्टवेयर और इंस्टॉल्ड ऐप या क्लाउड बेस्ड ऐप। वर्किंग ऑफ सॉफ्टवेयर में 3 बातें देखी थी, फ्रंट एंड बैक एंड, वाई सेपरेट फ्रंट एंड बैक एंड, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है ना? सही है गलत है बोलो? सही है, 100% सही है। आगे डिस्कस करते हैं मेरे प्यारे क्लासवासियों। अब मैं, मुझे वो पूरा बताना नहीं है, फ्रंट एंड अलग है, बैक एंड अलग है, ये सब बताने की जरूरत है क्या? हाँ, सीधा आ जाइए आप, काय के ऊपर आ जाइए। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग में 7-8 बातें देखी थी हमने। एंटरप्राइज वाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसको डिजाइन किया गया है कोऑर्डिनेट करने के लिए ऑल रिसोर्सेस, इंफॉर्मेशन और एक्टिविटीज, है ना? अकाउंटिंग और फाइनेंस फंक्शन ये किसी भी सिस्टम का क्या रहता है? किसी भी बिजनेस का बैकबोन रहता है। इसी के वजह से ईआरपी का हमने इंटीग्रल पार्ट ही बना दिया अकाउंटिंग और फाइनेंस को। ईआरपी सिस्टम बहुत सारे बिजनेस सिस्टम को सपोर्ट करता है, मैन्युफैक्चरिंग, एचसीएम, सप्लाई चेन, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्सेस, सीआरएम, एक्सेट्रा, है ना? और ईआरपी सिस्टम में कॉमन डेटाबेस है, और मॉड्यूलर, कोणता लर? मॉड्यूलर सॉफ्टवेयर डिजाइन है ना? जो अलाउ कर रहा है स्टोर और रिट्राइव करने के लिए इंफॉर्मेशन को, वो भी कैसे रे वसुता ताई? रियल टाइम बेसिस पे। हाँ या ना? जी हाँ, है ना? पुराने जमाने में
क्या बोल रहा था अनिकेत तिजारे सिद्धेश खंडेलवाल में? पुराने जमाने में ऐसा होता था कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन ही ईआरपी को यूज करते थे, लेकिन अब जमाना बदल गया। अब ऑलमोस्ट लार्ज रहे या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन रहे, हर कोई यूज करता है। सैप, ओरेकल, एमएफजी प्रो, ये कुछ एग्जांपल है। डेटा वेयर हाउस भी एक मॉड्यूल रहता जो कि रिपोर्टिंग और एनालिसिस के लिए यूज करते रहते। बेनिफिट ऑफ ईआरपी सिस्टम में हमने कितने देखे थे? 12। 4 4 4 कितने? 4 4 4, है ना? तो चार बातें कौन कौन सी देखी थी बताओ ना, है ना? इंफॉर्मेशन का इंटीग्रेशन मतलब क्या है? ऑटोमेटिकली अपडेट कर लेता है इंफॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट फंक्शन एंड कंपोनेंट। लीड टाइम, अरे लीड टाइम का मतलब क्या है? आपने रॉ मटेरियल का ऑर्डर प्लेस किया और रॉ मटेरियल आया, इसके बीच में का समय म्हणजे लीड टाइम कैसा हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। क्यों? लेटेस्ट यूज कर रहे हैं ना हम सर, है ना? कौन सी टेक्नोलॉजी? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। क्या नाम था? ईडीआई, ईएफटी, है ना? और ईडीआई, ईएफटी, ये सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के चक्कर में लीड टाइम रिड्यूस हो रहा है, ऑन टाइम शिपमेंट हो रहा है, ऑटोमेटेड प्रोसीजर रहने के वजह से ऑन टाइम डिलीवरी हो रही है। रिडक्शन इन साइकिल टाइम, साइकिल टाइम कहां से शुरू होता है? आपका कस्टमर आपको ऑर्डर दे रहा है और आप फिनिश गुड्स उस तक पहुंचा रहे हैं, इस टाइम को साइकिल टाइम, ये भी है ना? डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है, मिनट मिनट पे अपडेट हो रहा है, तो इसके वजह से ये भी इंप्रूव हो रहा है। चार बातें बताओ कौन कौन सी? इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन, रिडक्शन लीड टाइम, ऑन टाइम शिपमेंट और साइकिल टाइम रिड्यूस हो रहा है। और चार बातें, इंप्रूव्ड रिसोर्स यूटिलाइजेशन। देखो भाई क्या हो रहा है, बहुत जबरदस्त फंक्शन हो रहा है अलग अलग मॉड्यूल, चाहे वो मैनेजमेंट रहे, मैन्युफैक्चरिंग रहे, मटेरियल मैनेजमेंट रहे, प्लांट मेंटेनेंस रहे, सब जबरदस्त वर्क कर रहे हैं। ये पहली बात। दूसरी बात, इन्वेंट्री कैसी रह रहे? मिनिमम। तीसरी बात, मशीन का डाउन टाइम कैसा है? कम से कम। ये क्यों पॉसिबल हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ ईआरपी, यानी आप ही के रिसोर्सेस को आप खुद ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहे हैं। कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ रहा है। क्यों? जब भी आप कस्टमर के एक्सपेक्टेशन से आगे निकल जाते हो तो उसका सेटिस्फेक्शन बढ़ जाता है। इंप्रूव्ड सप्लायर परफॉर्मेंस, सप्लायर का परफॉर्मेंस भी कैसा हो रहा है? बढ़ जा रहा है। और ये सही है गलत है? बोलो ना, सही है ना? अब इसके बाद में आप आपके सप्लायर से ज्यादा चीजें करवा के कंट्रोल प्रोसीजर, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट भी कम करवा के लेते हो, क्वालिटी भी अच्छी ले सकते हो। ये काय के भरोसे? जस्ट बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम अच्छी है ना आपकी, ईआरपी है ना, इंफॉर्मेशन सिस्टम अच्छी है तो निगोशिएशन ज्यादा अच्छे से होते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ में ये भी बदल रहा है। चार बातें कौन कौन से? कस्टमर इंप्रूव्ड रिसोर्स यूटिलाइजेशन, बेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, सप्लायर का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है। अगले और चार बातें, रिड्यूस क्वालिटी कॉस्ट, क्वालिटी तो इंप्रूव हो रही है और कॉस्ट रिड्यूस हो रही है। एनालिसिस और प्लानिंग की कैपेबिलिटीज बढ़ रही है। वो तुम जो बोलते थे ना, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, है ना, और सिम्युलेशन, व्हाट इफ एनालिसिस, इन सारे चीजों को हम यूज कर पा रहे हैं ईआरपी के वजह से और बेटर इन्फॉर्म डिसीजन ले पा रहे हैं, है ना? देन इंप्रूव्ड इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी एंड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी। देखो ध्यान रखो, है ना? तो इंफॉर्मेशन कैसी चाहिए? एक्यूरेट चाहिए, रिलेवेंट चाहिए, काय के लिए? डिसीजन मेकर को डिसीजन लेने के लिए, है ना? और ये सब पॉसिबल हो रहा है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, अडेप्ट कर रहा है ईआरपी, नए नए चेंजिंग एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट कर ले रहा है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज यूटिलाइज कर रहा है। सही बोला गलत बोला मैं? 100% सही बोला। ये एक्चुअली बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एक साथ में 12 पॉइंट थोड़े हेवी हो जाते हैं, आपको भी बार बार थोड़ा देखना पड़ेगा, है ना? अब आगे बढ़ते हैं। रिस्क एंड कंट्रोल। रिस्क एंड कंट्रोल क्या देखा था हमने? सेंट्रलाइज डेटाबेस का फायदा तो बहुत है, नुकसान भी। एक ही जगह पे अटैक करने का, एक ही जगह से डेटा लीकेज होने के चांसेस है ना? अरे हाँ या ना?
हाँ, एक ही जगह पे मैन्युफैक्चरिंग वाला भी डेटा डाल रहा है और सेल्स वाला भी डाल रहा है, तो इररिलेवेंट पर्सन भी जो उससे रिलेवेंस नहीं रखता वो भी डेटा वहां से लीकेज कर सकता है। ये ड्रॉबैक है ना। तो ईआरपी इंप्लीमेंटेशन में अलग अलग आपको दिक्कतें आती है, रिस्क है, इश्यूज है, और उसके कंट्रोल प्रोसीजर भी देखने का है। कुल मिला के कितने रिस्क देखा हमने, इश्यूज कितने देखे? 5। पीपल इशू, प्रोसेस इशू, टेक्नोलॉजिकल इशू, इंप्लीमेंटेशन इश्यूज एंड पोस्ट इंप्लीमेंटेशन इशू। ऐसी कितनी बातें देखी? 5। हर एक में बहुत सारे पॉइंट है ना। इतना आसान नहीं है, एक साथ में देखना थोड़ा हेवी हो जाता। लेकिन आप जैसे ब्रिलियंट बच्चे मेरे पास में रहे तो मेरे को क्या फिक्र है ना। सच्ची बोल रहा हूं ना रे मैं, सिद्धेश। अबे बोलना बे। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, साले तू सोया कि मैंने दिया तेरे को जामिया, समझा ना सिद्धेश। मोहित नहीं गांधी, सर। ध्रुव गुप्ता, चैतन्य चुके। चैतन्य कब आ रहा रे तू? मंडे से आता सर। मंडे से आता ना, मैं मारूंगा तेरे को, चलेगा ना बाबू? हाँ। अब मैं नहीं भी बोलूंगा तो आप तो मानने ही वाले हो ना बोलना सर, तो फिर काय को नहीं बोलने का है ना रे। यस सर। हाँ, चैतन्य चुके, यू आर चुके बट एक्चुअली यू आर राइट, यू आर करेक्ट, बराबर ना चैतन्य? यस सर। हाँ, वसुधा परत कर, परत करून दे, परत कर, है ना। काय परत करायचं आहे वसुधा ताई? सर ते परतकर नाही पारटकर आहे. क्या? पारटकर आहे सर. भारत कर है कि हाँ सर. परत कर है? हाँ, पारटकर सर. और तू देख, बराबर देख तू। हाँ, चलो अब आगे। हाँ, सारे लोग अनिकेत, हाँ, ध्रुव, है ना, तारे जमी पर। चलो, तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे काय का? पीपल इशू, पीपल में मैनेजमेंट बदल रहा है तो जॉब के प्रॉब्लम आ जा रहे हैं, है ना। ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस बदल जा रहे हैं, स्कोप बदल जा रहा है, तो आपको इन सारी चीजों को कंट्रोल करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा आपके स्टाफ को, है ना। ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस को प्रॉपरली डॉक्यूमेंट इंप्लीमेंट कर। भाई ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन बदल रहे हैं तो पहले ही तुमको, वो तो बदलने ही वाले हैं, तो पहले ही साइन लेके क्या कर लो, अप्रूवल लो, और उसके बाद में चालू करो, है ना। ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता है तो मैनेजमेंट पैसा खर्चा नहीं करता, उसके चक्कर में फेल हो जाती फिर भी इतनी अच्छी ईआरपी की सिस्टम। तो इसके लिए आपको बराबर पहले से क्या करने का है, पहले से ही आप कंसल्टेंट, स्किल्ड कंसल्टेंट वहां पे एम्प्लॉय करोगे और सारा ध्यान रखोगे। स्टाफ का टर्नओवर का प्रॉब्लम जाता है तो उसका टर्नओवर होने के 2-4 रीजन रहते हैं। एक तो उसके अंदर जो स्किल है आप वो काम ना देते हुए भलता काम दे देते हो, तो बराबर उसके स्किल सेट के हिसाब से आप काम दो। दूसरा प्रॉब्लम जाता है उसको कंपेंसेशन बराबर नहीं मिलता या दूसरे जगह ज्यादा कंपेंसेशन मिलता है, ऐसा इशू जाता है, तो उसको कंपेंसेशन दो और उसको हैप्पी रखो। क्योंकि स्टाफ टर्नओवर ज्यादा हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, डिले हो जाता है और कॉस्ट भी ओवररन होती है। टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट देने को तैयार नहीं, अगर टॉप मैनेजमेंट ने सपोर्ट नहीं दिया तो ईआरपी सिस्टम इंप्लीमेंट हो ही नहीं सकती। इसी के लिए जब तक टॉप मैनेजमेंट फुल्ली कन्विंस नहीं है तब तक ईआरपी का इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट ही मत करो, क्योंकि उनका फुल सपोर्ट रहना अनिवार्य है। रिद्धि हलवा दिया, कल अब्सेंट थी ताई तू? रिद्धि ताई हाँ कंसल्टेंट, सर. क्यों? तबीयत खराब थी सर. तबीयत किसकी? मेरी. अच्छा, फिर ठीक है ताई, है ना। मेरे को लगा किसी और की तबीयत खराब है और तू, है ना, अब्सेंट रह रही है उसके देखभाल में, ऐसा तो नहीं है ना ताई? हाँ, नहीं सर. यानी इसका मतलब कोई है, तबीयत खराब नहीं है लेकिन कोई है। हाँ, क्या रे रिद्धि ताई, समझा क्या मैंने क्या बोला? तो ताई चुप हो गई बोले बोलने का नहीं। हाँ, जमाना खराब है। जमाना तो दूर सर, हमारा मास्टर खराब है ना रे। रिद्धि ताई बराबर बोला ना मैं, मास्टर खराब है ना। ए रिद्धि ताई, वसुधा ताई, चैतन्य चुके, सितेश खंडेलवाल, अनिकेत अग्रवाल, ध्रुव गुप्ता, मास्टर खराब है क्या?
नहीं सर। नहीं नहीं सर। सर। सर ये क्या नहीं बोलने सर। की बात है, कि ये तो सबको जग जाहिर है सर, है ना। साले सब बदमाश है। अच्छा मैं क्या बोल रहा था, कंसल्टेंट को आप जब भी एम्प्लॉय करोगे तब आपने क्या करना चाहिए रे, कंसल्टेंट के साथ में ऑर्गेनाइजेशन का भी एक आदमी रखना चाहिए, सीनियर मैनेजमेंट रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कंसल्टेंट भले ही ईआरपी में बड़ा एक्सपर्टाइज है, लेकिन हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमारा कल्चर, हमारा एनवायरनमेंट किसको पता है? हमारे ही मैनेजमेंट को पता है। सही बोला गलत बोला मैंने? सही बोला, है ना। 5 बातें देखी थी। अब प्रोसेस रिस्क में हम लोगों ने 2 बातें देखी थी। प्रोग्राम मैनेजमेंट, गैप क्रिएट हो जाती है जब हम शिफ्टिंग करते हैं, तो आपको ये गैप को क्या करना पड़ेगा? ब्रीच करना पड़ेगा अलग अलग मीन्स के जरिए, है ना, ताकि आपका डिसीजन मेकिंग अफेक्ट ना हो। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग हो जाता, प्रोसेस प्रोसेस पूरी की पूरी बदल जाती है, ऐसा बोल रहे हैं। तो छोटा मोटा चेंज है क्या? हाँ, ये ड्रामेटिक चेंज है। और इंप्रूवमेंट भी कैसा है बे, है ना, ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट। जान दे, बैठ बैठ, जाने दे, क्या फालतू में मैं मारने में आ जाएगा, यहाँ बैठेगा तो तू। हाँ, ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट, ड्रामेटिक चेंज है और इंप्रूवमेंट भी ड्रामेटिक है। लेकिन इसके चक्कर में ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल स्ट्रक्चर बदल जा रहा है ना, जॉब डिस्क्रिप्शन बदल जा रहा है। परफॉर्मेंस मेजरमेंट, पहले अलग चीजों पे देखते थे आप, परफॉर्मेंस को अलग तरीके से मेजर करते थे। परफॉर्मेंस मेजरमेंट का मतलब मालूम है ना? परफॉर्मेंस मेजरमेंट का मतलब रहता है मैं कितना अच्छे से काम कर रहा हूं, उसको मेजर करना पड़ेगा। मेरा एम्प्लॉय कितना अच्छे से काम कर रहा है, उसको मेजर करना पड़ेगा। जैसे कि टीचर, फैकल्टी, मैं आरसीएफ की बात करूं तो अगर मेरा परफॉर्मेंस मेजर करना है तो 2-3 चीजें। भाई मेरा पढ़ाया हुआ चीज लोगों को समझ में आता क्या, है ना, क्या मैं नोट्स बराबर बना रहा हूं, क्या क्या टेस्ट पेपर अच्छे निकल रहे हैं, क्या क्या मेरे पढ़ाए हुए सब्जेक्ट में मार्किंग बच्चों को अच्छी मिल रही है क्या, ये क्या रहेंगे मेरे परफॉर्मेंस मेजरमेंट। आपका परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्या है? आपके मिले हुए मार्क। ऐसे कुछ न कुछ परफॉर्मेंस मेजरमेंट पहले अलग थे और ईआरपी इंप्लीमेंट करने के बाद में क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। तो वो तो सब कुछ होना ही है। ये इसको भाई सीधी बात है, एक स्किल आपको डेवलप करना पड़ेगा आपके लोगों में, है ना। आईटी को कैसे यूज करना है ये समझाना पड़ेगा, दूसरा इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल रिस्क अब डिस्कस कर रहे हैं, नई बात। हाँ या ना, बोलो ना। हाँ सर, अबे बोलो रे, हाँ या ना। हाँ 100 सर। टक्के हाँ, है ना। टेक्नोलॉजिकल रिस्क क्या है? खंडेलवाल जी का बोलना था कल कि बोले तुम पहले 20 मिनट टाइम वेस्ट कर देते हो। बोले बताओ रे, ये रिवीजन करना या ये थोड़ी बहुत बर्डन करना, बातें बड़बड़ करना, ये टाइम वेस्ट है क्या? अरे सर मैं बोलो। उसकी बात नहीं कर रहा था, मैं जल्दी आने की बात कर रहा था। अरे मैं 20 मिनट कहाँ लेट आता बे खंडेलवाल जी? कब आया मैं 20 सर मिनट कल लेट? आए थे। हाँ, सर कल लेट हुए थे। कल 20 मिनट लेट नहीं आया मैं। सर 10 मिनट। 10 मिनट आया होगा ना, बिल्कुल सही है ना। 10 मिनट हाँ तो सर। लेट आया ही होगा। मैं आज भी, मैं 5-10 मिनट आज भी लेट हो गया, लेकिन 20 मिनट में मैं यहाँ पे रहा तो मैं बिल्कुल आता हूँ। कोशिश करता हूँ कि सिर्फ कभी कभी इंक्वायरी रह जाती, और कभी कभी कोई पेरेंट बैठे हुए रहते, कभी साला उसी वक्त काम आता, फिर भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ। सारे सुबह की भी बैच बराबर 7 बजे चालू करता ही हूँ। 15 मिनट बड़बड़ करता हूँ, वो बात अलग है खंडेलवाल जी, सुबह की। हाँ सर। हाँ, तेरे को तू क्या हाँ सर बोल रहा साले? सुबह के बैच में तू थोड़ी है, 7 बजे के बैच में। क्यों बे खंडेलवाल जी? नहीं सर, अपनी बैच साला, में, अपनी बैच में। अब ये कौन है मेरा खास दोस्त? चैतन्य चुके, ये चैतन्य, यस सर। ये सिद्धेश को ठोकने का है अपने को अब। ठोक डालो सर। हाँ, तू पक्का ध्रुव गुप्ता, ये ध्रुव, ये साला दोस्ती निभा रहा क्या तू? ध्रुव गुप्ता। सर कहाँ पे, घर पे मार रहे हैं आरसीएफ में? नहीं, आरसीएफ में मारेंगे, मैं भी रहूंगा ना। उसको जब लगेगा तब मेरे को देखने का है, उसको जो तड़प होंगी ना उससे मेरे को खुशी मिलेगी, समझना, समझ गया ना हाँ ध्रुव? हाँ सर, हाँ सर। हाँ, साला ये रिकॉर्डिंग में चले गया, ये इसका मिस सर उसके लिए यूटिलाइजेशन। लेकिन बच्चों को आना पड़ेगा ना, आरसीएफ में कोई आता ही नहीं। आएंगे आएंगे, सोमवार से आने वाला है ना चैतन्य चुके, ध्रुव गुप्ता। तू नहीं आया तो हम आ जाएंगे तेरे घर पे बेटा, समझा ना नहीं तू? सर, मैं भी आऊंगा।
हाँ, चलो मित्रों आगे बढ़ते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। बहुत अंगार चीज है ये माइरीड। इसका मतलब क्या रहता, मैं यहीं पे लिख देता हूं। माइरीड का मतलब है, मैंने पहले से लिख के रखा, देखो मैं बहुत अच्छा हूं ना। माइरीड यानी बहुत, मेनी, इसी को क्या बोलते हैं, माइरीड। मैं क्या बड़बड़ कर रहा था, ईआरपी सिस्टम जो है ना, अबे सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना, ईआरपी सिस्टम के अंदर बहुत सारे फीचर, बहुत सारे फंक्शंस है ना। लेकिन आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या ऐसा जरूरी है कि सारे के सारे फंक्शन काम के हैं? नहीं, सारे के सारे फंक्शन काम के रहे ऐसा जरूरी नहीं है। इसी के लिए ईआरपी इंप्लीमेंट करते वक्त आपको वही फंक्शनैलिटीज यूज करने का है जो आपके काम की है ना। नहीं तो ये कभी कभी क्या हो जाता है, इतनी सारी चीजें अगर इंप्लीमेंट करने जाओगे तो ये कभी कभी उल्टा ही हो जाता, डिजास्टरस हो जाता। समझा क्या, बोलो ना, हाँ या ना। अरे बड़बड़ करते रहो वर्चुअल वाले, है ना। हाँ सर। मेरे को मजा नहीं आता पढ़ाने हाँ में, मालूम सर। है ना। सिद्धेश बेटा तू पहले, तेरे पास में कुछ है नहीं माल मसाला, उसमें भी मैं दे दूंगा तो क्या बचेगा। पहले यानी हड्डी का ढांचा तो मत होने दे, कम से कम जवाब दे तो मैं मारूंगा नहीं तेरे को। क्या रे सिद्धेश? दिया जवाब। हाँ दिया जवाब, है ना। चलो, अब ईआरपी सिस्टम में माइरीड ऑफ फीचर फंक्शन है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे के सारे आपने इंप्लीमेंट करना चाहिए, है ना। आपको, है ना, केयर लेना पड़ेगा काय के लिए, कि कौन कौन से फीचर आपको इनकॉर्पोरेट करने का है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, है ना। और कौन कौन से एडिशनल फीचर फंक्शनैलिटी भाई आगे फ्यूचर में भी आपको जरूरत है, इसका बहुत अच्छे से थिंकिंग करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। सही है गलत है बोलो। हाँ, मुझे एक बात बताओ, हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे थे, रिस्क, है ना। रिस्क में सबसे पहली रिस्क कौन सी थी, पीपल रिस्क, है ना, लोगों की रिस्क। दूसरा क्या देखा था हम लोगों ने, प्रोसेस रिस्क। तीसरी बात कौन सी देखा हमने, टेक्नोलॉजिकल रिस्क। टेक्नोलॉजिकल रिस्क में पहली बात तो क्या देखा हम लोगों ने, सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी। इतने सारे फंक्शन रहने के चक्कर में आपको यही नहीं समझ में आता, कंफ्यूज हो जाते हैं आप, कौन सी चीजें आपके काम की है, नहीं काम की है, ये आपको देखना पड़ेगा और उतनी चीजें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा जो आपको आज या फ्यूचर में काम की है। टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस, बात ऐसी है, ऑब्सोलेंस यानी सड़ जाना, टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस यानी टेक्नोलॉजी सड़ जाना। समझा क्या? हाँ सर, ऐसा होते रहता क्या, टेक्नोलॉजी सड़ते रहती क्या? जी हाँ, आउटडेटेड हो जाती, सड़ती यानी आउटडेटेड। वो क्या था रे, वो पेजर देखा हुआ है क्या तुमने, पेजर नहीं देखा हुआ है क्या? मतलब क्या, नहीं सर। जिंदगी का मतलब क्या है तई तेरी, फिर तूने पेजर नहीं देखा हुआ है तो? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैंने भी पेजर देखा हुआ नहीं है। पेजर एक डिवाइस था, है ना। मोबाइल आने से पहले पेजर नाम का एक डिवाइस आया था, और वो डिवाइस पे मैसेज ट्रांसफर हो जाते थे, घूमते फिरते कहीं पे भी क्या कर सकते थे, उसमें मैसेज सेंड कर सकते थे, ऐसा डिवाइस आया। और कुछ ही दिन हुए मोबाइल आ गया, मैसेज के साथ में बात भी कर सकते हैं। अब आप ही बताओ, लोग क्या परचेस करेंगे, मोबाइल परचेस करेंगे या पेजर परचेस करेंगे? है ना, बोलो ना, मोबाइल। अबे हाँ या ना? हाँ। हाँ अब सर। आप ही बताओ, आप ही बताओ, वो पेजर कोई यूज करेगा क्या? नहीं, यानी वो टेक्नोलॉजी पेजर की क्या हो गई, आउटडेटेड हो गई, है ना। ऐसा ही ईआरपी में भी हो सकता है ना। विद द एडवेंट ऑफ इफिशिएंट टेक्नोलॉजी, है ना, ऐसा हो सकता है ईआरपी सिस्टम क्या हो जाए, ऑब्सोलेट हो जाए, है ना। तो इसी के लिए आपने क्या करना चाहिए, जब भी ईआरपी इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो आपका चॉइस कैसा रखना चाहिए, क्रिटिकल। वैसे भी लाइफ में बेटा चॉइस बहुत सोच समझ के करना चाहिए, है ना। लाइफ टाइम जो भी डिसीजन रहते हैं ना,
खाई में नहीं लेने चाहिए, भावनाओं में नहीं लेने चाहिए, है ना, दिल से नहीं दिमाग से लेने चाहिए। इसी को बोलते रहते समझदारी, है ना। मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं, कुछ समझ में आ रहा है क्या? अब आप मेरे को कुछ बोलोगे तो मेरी बात अलग है, समझ में आ रहा है क्या आपको, है ना। दिस रिक्वायर क्रिटिकल चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी। आपको सही चॉइस करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी की। पूरे बच्चे शांत हो जाते मैं जब बड़बड़ करता तब। इतनी अच्छी अच्छी काम काम की बातें बता देता मैं, है ना, तुमको लाइफ टाइम फायदे की रहेगी। सितेश खंडेलवाल सही है ना? हाँ सर, समझ गया सर। हाँ समझ गया ना, वेरी गुड। ध्रुव गुप्ता? नहीं सर, वो नहीं समझा। वो सर समझा। समझा। चैतन्य चुके? सर आधा आधा। आधा आधा, अरे अच्छा, चलो आगे बड़बड़ करते हैं। तो आपको केयर लेना, मैं क्या बड़बड़ कर रहा था, हाँ, आप जो टेक्नोलॉजी सिलेक्ट कर रहे हैं ना, आपको ध्यान रखना है कि उसके अंदर अपग्रेडेशन, एनहांसमेंट बहुत आसानी से हो जाना चाहिए, बहुत आसानी से अपग्रेडेशन हो जाना चाहिए, है ना। और साथ ही में वेंडर का क्वालिटी सपोर्ट अनिवार्य है। क्या है, हमको वो सॉफ्टवेयर समझते नहीं है, जिसने बनाया वो आसानी से करता है, लेकिन उसके पास में समय नहीं रहता। तो आप पहले से ही एग्रीमेंट ऐसे बना लेना कि तेरे को सपोर्ट देना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तेरे से सॉफ्टवेयर परचेस नहीं करूंगा। क्वालिटी ऑफ वेंडर सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो टेक्नोलॉजी बदल गई तो हम हमारे सॉफ्टवेयर को क्या कर लेंगे, अपग्रेड कर लेंगे। सही है गलत है, बोलो रे। सही है, एनहांसमेंट एंड अपग्रेड, है ना। तो ईआरपी सिस्टम अगर अपग्रेडेड नहीं है ना, आपने अप टू डेट नहीं रखा हुआ है ना, तो खत्म, वो ईआरपी सिस्टम ज्यादा चलने वाली नहीं है। रिस्क ये है, रिस्क कि ऐसा हो सकता है कि आप ईआरपी सिस्टम को अपग्रेड ना करें, है ना। तो इसके लिए या टूल्स उसके अंडर यूटिलाइज रहे, जितने उसके टूल्स हैं वो आपने पूरे यूटिलाइज ही नहीं किए, या उसके पैकेजेस को आपने इंस्टॉल ही नहीं किया, ऐसा हो सकता है, ऐसे रिस्क आ सकते हैं। तो इसको कंट्रोल आपको कैसा करना पड़ेगा, आपके पाप आप ही को धोना पड़ेगा, है ना। पैचेस आने के बाद में तुम इंस्टॉल नहीं कर रहे तो ये वेंडर की गलती है, तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है ना। आपको इसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। कंट्रोल क्या है, केयर ले लो, है ना। केयर टेकन व्हाइल सिलेक्टिंग वेंडर, बराबर वेंडर सिलेक्ट करो जो बराबर आपको अपग्रेड कर देवे, सपोर्ट देवे, है ना। कॉन्ट्रैक्ट ऐसा साइन करो जिसमें आपकी रिस्क कैसी हो जावे, कम से कम, है ना। एप्लीकेशन पोर्टफोलियो, आखिरी का पॉइंट है, एप्लीकेशन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। दीज प्रोसेसेस फोकस करता है, काय के ऊपर फोकस करता है, सिलेक्शन ऑफ न्यू बिजनेस एप्लीकेशन प्रोजेक्ट, है ना। एप्लीकेशन, देखो प्रॉब्लम क्या रहता है कि भाई जब हम ईआरपी में जा रहे हैं तो एक ही चीज को मैनेज करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। ये भी मस्त सॉफ्टवेयर है, ये भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, तो आपके पास में क्या बन जाता है, एप्लीकेशन का पोर्टफोलियो। कळलं काय मी काय सांगत आहे तर, अबे बोलो ना, हाँ या ना, हाँ, एप्लीकेशन का बन जाता है पोर्टफोलियो, है ना। तो ये पोर्टफोलियो में आपको दिक्कत हो जाती है, समझता नहीं कि कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करे, या एक ही एक्टिविटी आप एक से ज्यादा सॉफ्टवेयर पे परफॉर्म करते हैं, ऐसा होते रहता है ना। तो इसके लिए आपको कंट्रोल क्या करना है, आपको बराबर ध्यान रखने का है कि रिड्यूस करना है डुप्लीकेशन और कॉम्प्लेक्सिटी को। आईटी ऑर्गेनाइजेशन ने बिगिन करना चाहिए, क्या बिगिन करना चाहिए, डुप्लीकेशन को रिड्यूस करना चाहिए। चार बातें हम लोगों ने देखी रे भाई। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, टेक्नोलॉजिकल रिस्क। टेक्नोलॉजिकल रिस्क में चार बातें क्या क्या देखे, सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी, अबे बोलो ना,
सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी के अंदर क्या क्या बातें देखी हमने, ये समझ में आ रहा है कि ये ऊपर है, सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी किधर है, ऊपर है। अब मैं ये पूरा इधर इसको खींच के नीचे लाऊं तो मैं कुछ लाने वाला हूं नहीं, है ना, तुमको नहीं दिखेगा, उनको बराबर दिखेगा। हाँ, तो सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी क्या चीज है, बहुत सारे फंक्शन है आपके, जो काम के है वही इंप्लीमेंट करो, जो आज काम के और जो फ्यूचर, इसका आपको क्रिटिकल एनालिसिस करना पड़ेगा, है ना। टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेंस होने के चांसेस है, तो आपको बराबर साइन करने पड़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट, जिससे अपग्रेडेशन हो सके, वेंडर सपोर्ट दे सके, है ना। देन एनहांसमेंट और अपग्रेडेशन बराबर नहीं हो रहे तो आप वैसे कॉन्ट्रैक्ट करो कि उसने खुद ने आके अपग्रेड करना चाहिए, या आप खुद ध्यान रखो उसका। एप्लीकेशन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, एक ही चीज को मैनेज करने के लिए एक से ज्यादा क्या आ जाते हैं, एप्लीकेशंस आ जाते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लिमिट। अबे हाँ या ना, हाँ, आगे डिस्कस करते हैं मेरे प्यारे क्लासवासियों, है ना। चलो मित्रों आगे बढ़ करते हैं। तो ये हम लोग, अच्छा मुझे बताओ ना, हम लोग डिस्कशन क्या कर रहे थे, रिस्क। रिस्क में क्या क्या बातें देखा था, पीपल रिस्क, दूसरा रिस्क क्या देखा था, प्रोसेस रिस्क, तीसरा रिस्क क्या देखा था, टेक्नोलॉजिकल रिस्क, चौथा रिस्क क्या रहेगा, इम्प्लीमेंटेशन रिस्क। अरे हाँ या ना, बोलो ना। सिद्धेश खंडेलवाल, अभी बोलता भी नहीं साला, नाराज हो गया सिद्धेश खंडेलवाल मेरे पे, है ना। नहीं सर। मेरी बहुत मजा लेता ना, लेकिन ये सिद्धेश खंडेलवाल साला क्या बोला रे मेरे को कल, 20 मिनट टाइम वेस्ट कर दिया, बोले सर आपने। नहीं अरे सर, बाप रे, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक नंबर का चिरकुट तो है साला, है ना। सिद्धेश खंडेलवाल, तेरे को बुरा लगता क्या रे, मैं तेरे को ऐसे मजा उड़ाऊ तो। नहीं सर, आप मेरे बातों का बुरा मत लगाओ। अरे मेरे को बुरा नहीं लग रहा, मैं तेरी खींच रहा हूँ साले, तेरे को समझा ही नहीं। अरे मेरे को सिद्धेश बताओ क्या, मेरे को कुछ तो भी ऐसे मुद्दे चाहिए, है ना। बीच में ताई को खींचा कुछ दिन, अभी इसका नंबर आने का है। ऐसे मुद्दे से क्या रहता है मालूम है क्या, एनवायरनमेंट बना हुआ रहता है, बराबर है ना सिद्धेश। हाँ पर सर। इसके लिए पहले लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता, नहीं तो एकदम ज्यादा करो ना तो बुरा लग जाता, सच्ची, मजाक नहीं, है ना ताई। हाँ बोल रही है ना, ऐसा है, जमाना खराब है। इम्प्लीमेंटेशन का सबसे गजब बात बताऊं क्या, आप ईआरपी को आसान मत समझना, लेंदी इम्प्लीमेंटेशन टाइम है, यू वोंट बिलीव, 1 से लेके 4 साल तक ईआरपी को इम्प्लीमेंटेशन का समय लगता है, इतना आसान नहीं है मेरा सफर। बराबर बोला ना मैंने, कितना समय लगता है, 1 से लेके तो 4 साल, है ना। तो और ठीक है, और इसी के लिए आपको केयर लेना है, क्या केयर लेने का है, केयर ये लेने का है कि ये 4 सालों में कहीं अपने स्टाफ का, स्टेक होल्डर का जोश खत्म ना हो जाए। हाउ इज द जोश, हाय सर, अबे बोलो ना बे, मैं बोलता है ना, हाउ इज द जोश भी मैं बोलता, हाय भी मैं बोलता, है ना। रिद्धि हलवा दिया कुछ नहीं बोलती, चैतन्य चुके कुछ नहीं बोलता, है ना। सिद्धेश खंडेलवाल तो मेरे पे नाराज है ना रे सिद्धेश। नहीं सर। हाँ, तो ये 4 साल थी, 1 से लेके 4 साल के समय के लिए आपको कभी कभी तो इससे ज्यादा भी लग जाता है ना। कभी कभी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के चक्कर में, है ना, ड्यू कभी कभी टेक्नोलॉजी हर एक दिन बदलते जाती है, ठीक है। तो ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये कंप्लीशन इसी डेट को होगा, ऐसा फिक्स नहीं बोल सकते, क्योंकि ये रेगुलर वर्क नहीं है। हर ऑर्गेनाइजेशन का वर्क करने का तरीका अलग रहता है, वैसा ईआरपी में ढालना ये समवॉट डिफिकल्ट हो जाता, ठीक है। केयर मस्ट बी टेकन, आपको केयर लेना पड़ेगा कि एम्प्लॉइज का एंथुजियाज्म, है ना, बना हुआ रहना चाहिए। सही है गलत है बोलो, सही है। दूसरा सबसे बड़ा इशू होता है जीवन में, इस इशू को
कभी ना कभी तो झेलना पड़ता है ना। कभी एजुकेशन के समय पे झेलना पड़ता, कभी बिजनेस के समय पे झेलना पड़ता, लेकिन इनसफिशिएंट फंडिंग ये क्या रहता है, बहुत बड़ा इशू है ना। ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन के वक्त क्या कर देते हैं, ये इम्प्लीमेंटेशन को रोक दिया जाता। क्यों रोक दिया जाता? ड्यू टू लैक ऑफ फंड। अरे भाई, आपको इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले ही थोड़ा सा ज्यादा पैसा काय में लगा देना चाहिए, कॉन्टीजेंसी। कभी कभी ज्यादा पैसा लगता ही है, इसके लिए ईआरपी इंप्लीमेंट करने से पहले ही सेपरेट फंड वहां पे लगा दीजिए। सही बोला गलत बोला मैंने? सही बोला। डेटा की सेफ्टी ये एक बहुत बड़ा डर है, ठीक है। अगर ओनली वन सेट ऑफ डेटा रहता तो डेटा अगर लॉस हो गया तो आपका पूरा का पूरा बिजनेस क्या हो जाएगा, स्टैंड स्टिल। समझा क्या? अबे बोलो ना। हाँ सर, पूरा का पूरा बिजनेस खत्म हो सकता है। तो उपाय आप ही लोग बताओगे, बताओ उपाय क्या रहेगा फिर? सर कुछ नहीं रहेगा, आपको क्या मेंटेन करना पड़ेगा, बैकअप, है ना, बैकअप मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और स्ट्रिक्ट फिजिकल कंट्रोल रखना पड़ेगा जहां पे आपने डेटा रखा हुआ है। सही बोला गलत बोला मैंने? सही बोला। आगे डिस्कस करते हैं स्पीड ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। अगर डेटा को सेंट्रली मेंटेन किया हुआ है ना, तो ग्रेजुअली डेटा का साइज कैसा हो जाता, बढ़ जाता। अब आप ही को बहुत अच्छे से पता है, डेटा का साइज बढ़ गया तो ये जनरली क्या करते रहता, स्पीड ऑफ ऑपरेशन को रिड्यूस। आपके मोबाइल में भी ऐसा होते रहता है ना। अरे मोबाइल छोड़ो सर, हमारे अंदर भी ऐसा हो जाता, ज्यादा खाना खा लिया तो है ना, क्लास में नींद आ जाती है ना, स्पीड रिड्यूस हो जाता ना। पर दिमाग में पढ़ना भी नहीं होता, दिमाग के अंदर भी नहीं जाता, तो ये स्पीड रिड्यूस होता है, ऐसा होते रहता। तो इसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे, है ना? तो रिडंडेंट डेटा को रिमूव करेंगे, अलग अलग टेक्निक्स लगाएंगे, जैसे कि वेयर हाउसिंग, अपडेटिंग, हार्डवेयर को अपडेट करेंगे ऑन कंटिन्यूअस बेसिस। इन सारे चीजों से मैनेज करोगे। कभी कभी ये भी डर है सर, सिस्टम क्या हो जाती रे, सिस्टम फेल्यूर हो जाती है ना। सेंट्रल सिंगल सिस्टम और सेंट्रल डेटाबेस अगर फेल हो गया तो पूरा का पूरा बिजनेस क्या हो जाता, स्टैंड स्टिल, बंद गिरने का चांसेस है। और अब मैं इस पे क्या बताऊं, आपको खुद को ही ध्यान में रखने का है। इसको क्या करेंगे, क्या उपाय है सर? आपको क्या करना पड़ेगा, ये कंट्रोल ऐसा करना पड़ेगा कि ये सारे चीजों को मिनिमाइज कर सकते हैं। बाय कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं बताओ ना, है ना, प्रॉपर एंड अपडेटेड बैकअप ऑफ डेटा। इतना ही नहीं, ऑल्टरनेट हार्डवेयर और इंटरनेट के अरेंजमेंट। कभी कभी सिस्टम फेल डेटा के वजह से नहीं होती और कोई दूसरी चीजें रहते, तो वैसी की वैसी दूसरी सिस्टम, हार्डवेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको क्या रखना पड़ेगा, रेडी। कभी कभी इंटरनेट के चक्कर में सिस्टम वर्क नहीं हो पाती, तो आपको ऑल्टरनेट इंटरनेट का अरेंजमेंट रखना पड़ेगा। सही बोला गलत बोला? सही बोला। यानी इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि प्राइमरी सिस्टम अगर फेल भी हो गई तो हम क्या करेंगे बताओ ना, सेकेंडरी सिस्टम से वर्क शुरू कर देंगे। सही बोला गलत बोला मैंने? सही बोला। ये देखो, सेकेंडरी सिस्टम में बी यूज लिखा हुआ है ना यहाँ पे। सुनते नहीं तुम मेरे बात को, मेरे सारे बातों को तुम मजाक में ले लेते है ना रे सिद्धेश खंडेलवाल? नहीं सर, सुन के नहीं आपकी ना, बात। समझा ना? हाँ चलो मित्रों आगे बढ़ते हैं। हाँ, डेटा एक्सेस। डेटा एक्सेस क्या चीज है बताओ ना मुझे। डेटा स्टोर होते रहता, कहाँ होते रहता डेटा? सेंट्रली स्टोर होते रहता, है ना। और
सारे के सारे डिपार्टमेंट को डेटा क्या करना पड़ता है ना, एक्सेस करना पड़ता। तो इस चक्कर में एक प्रॉब्लम हो जाता है ना, काम का डेटा तो एक्सेस करते ही छे हम, नॉन रिलेवेंट डेटा भी एक्सेस हो जाता। तो इसका कंट्रोल कैसा करे सर, आप डेटा का एक्सेस कैसा दे दो, नीड टू नो या नीड टू डू, है ना, काय के लिए डेटा चाहिए, है ना, और आपको कौन सा डेटा चाहिए और काय के लिए चाहिए, उसी बेसिस पे हम उतना ही एक्सेस देंगे, उतना ही डेटा मिलेगा। समझा क्या, हाँ या ना? हाँ, ये सारी बातें हैं इम्प्लीमेंटेशन इशू के। आखिरी की बात डिस्कस करते हैं, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन इशू। एक बार आपने अच्छे से ईआरपी इम्प्लीमेंट कर दिया तो क्या पूरा किस्सा खत्म हो गया तुम्हारा? ओहो, ऐसा नहीं है फर्स्ट शिक्षी, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है। बहुत सारे कमिटमेंट कैसे रहते फर्स्ट शिक्षी? लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट रहते, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू मॉड्यूल्स आएंगे, न्यू वर्जन्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा, नए नए स्टाफ आपके बदलेंगे, उनको ट्रेन करना पड़ेगा, नए नए टेक्नोलॉजीज आएगी, उसको आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, रिफ्रेशर कोर्सेस कंडक्ट करना पड़ेगा, एक्सेट्रा। ये सब है ना, ये सारी रिस्क है भाई, ईआरपी के साथ में ये सब लगा हुआ है। और इसके लिए कंट्रोल क्या रखना पड़ेगा आपको, स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी बाय मैनेजमेंट एंड यूजर। आपके बिजनेस का एक पार्ट बना लो इसको कि ऐसा करना ही पड़ता है। जैसा बिजनेस के लिए कैसा भाई, मेरे प्रोफेशन के लिए, मेरे टीचिंग के लिए मेरी इच्छा रहे चाहे ना रहे। कल वो मेरे साधु साहब आए थे कल, तो वहां जाना भाग था मेरे को, और मैं समय नहीं देता हूँ मालूम है, तो मैं रात में 12:30-1 मेरे को शिल्पा के घर पे ही बच गई। उसके बाद में मैं घर पे आया 1:30 बज गई, उसके बाद में नींद ही नहीं आ रही। वो ऐसा होता है, टाइम चले गया तो नींद नहीं आती है। 2-2:30 बज गई सोने को। अब मैं करूँ, एक तो नींद नहीं आ रही, तो पागल भी हो रहा था, है ना, लेकिन तो भी कैसे वैसे सो गया मैं, फिर आ गई कैसे वैसे। मेरी इच्छा रहे ना रहे, सुबह 6 बजे तो मेरे को उठना ही था, है ना। ये क्या है, कमिटमेंट। मेरी इच्छा रहे ना रहे, सुबह 7 बजे मुझे आना ही था। ये क्या है, कमिटमेंट रखना ही पड़ता। तो भी लोग बोलते 20 मिनट टाइम पास करते, बोले तो, है ना, जमाना खराब है ना रे। बोलो ना, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूं मैं? अरे बोलो ना, हाँ या ना। एक बंदा जवाब नहीं दे रहा। इंटरनेट तो चल रहा है ना मेरा? हाँ सर। हाँ, जमाना खराब है। मैं मस्त बोलता हूँ ना, बोलने में एकदम माहिर हूं ना मैं, है ना, बराबर पॉइंट पकड़ता हूँ ना, है ना। चलो सारे लोग और सारी लोगिया, नया डिस्कशन करते हैं मित्रों, मेरे प्यारे क्लासवासियों, है ना। बहुत अंगार डिस्कशन है अब। रोल पे, अबे बोलो ना बे, अनिकेत तिजारे, अनिकेत अग्रवाल, सिद्धेश कंडेलवाल, ध्रुव गुप्ता, मोहित गांधी, रिद्धि हलवादिया, है ना, चैतन्य चुके, वसुधा परतकर। अबे बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, हाँ सर। हाँ। अब मैं क्या बड़बड़ कर रहा था, मैं बड़बड़ कर रहा था रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल इन ईआरपी। कोणता रे, कोणता कंट्रोल? रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, है ना। कुछ बातें हैं इसमें समझना पड़ेगा। इसमें वैसी 2 बातें हैं, मैं वैसे बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन इसमें 2 बातें कौन कौन सी देखने वाले हैं हम लोग, मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल और डिस्क्रिएशनरी एक्सेस कंट्रोल। ये नाम अपने आप में हमको समझा देता है, मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल और डिस्क्रिएशनरी एक्सेस कंट्रोल। मैंडेटरी है
इतने आसानी से एक्सेस मिलने वाला नहीं है, डिस्क्रिशनरी है। हमारी मर्जी है तो एक्सेस देंगे, हमारी मर्जी है तो एक्सेस नहीं देंगे, है ना। मैंडेटरी में ऐसा होगा क्या मर्जी के हिसाब से चलेगा क्या? नहीं, ये कुछ प्रोसीजर फॉलो करो, अगर तुम फॉलो कर सकते हो तो एक्सेस भेटणार, नहीं कर सकते हो तो एक्सेस नहीं भेटणार। यानी सम सॉर्ट ऑफ मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल के अंदर सम सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्लियरेंस है। अगर आप ये सिक्योरिटी क्लियरेंस करो तो ही आपको एक्सेस मिलेगा, नहीं तो एक्सेस नहीं मिलेगा। और वेयर एज डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल में क्या है, अल्टीमेटली सारा डिस्क्रिशन किसके पास में है? प्रोसेस ओनर के पास में है ना। ओनर ऑफ प्रोटेक्टेड सिस्टम और रिसोर्सेस वो खुद ही क्या करता है? पॉलिसी सेट करता है और डिफाइन करता है किसको एक्सेस मिले और किसको एक्सेस ना मिले। मैंने कुछ बोला समझ में आया कि नहीं आया? हाँ ना सर, थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते, इसी चीज का थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते, है ना। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक अप्रोच है, उस अप्रोच को क्या बोला जाता है? रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। ये अप्रोच काय का है? सिस्टम का एक्सेस रिस्ट्रिक्ट करने का है। किसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे सिस्टम का एक्सेस? ऑथोराइज्ड यूजर को ही एक्सेस देंगे, है ना। अरे गहरे को एक्सेस देने वाले नहीं है। सही बोला गलत बोला? मैं 100% सही बोला। रोल बेस्ड एक्सेस समटाइम रेफर्ड एज रोल बेस्ड सिक्योरिटी, है ना। आरबीएसी को क्या बोलते रहते? रोल बेस्ड सिक्योरिटी पॉलिसी। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल को रोल बेस्ड सिक्योरिटी पॉलिसी बोलते रहते, है ना। पॉलिसी न्यूट्रल एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म, है ना। रोल बेस्ड सिक्योरिटी, ये रोल बेस्ड सिक्योरिटी ये क्या है? पॉलिसी न्यूट्रल हेड तेरी तो पॉलिसी न्यूट्रल एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म। इसका बोलने का तरीका क्या है? क्या बोलते रहते इसको? पॉलिसी न्यूट्रल, है ना, एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म। मैंने क्या बड़बड़ किया? बोलो वापस से। पहले बार सुनने में बड़ा अटपटा लगते रहता, ऐसा होते ही रहता है ना, लेकिन 2 बार सुनोगे तो फिर आदत हो जाएगी। क्या बोलते रहते? रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल का दूसरा नाम क्या है? रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल को ही हम लोग क्या बोलते रहते? रोल बेस्ड सिक्योरिटी है ना। और इसी को क्या बोलते रहते? ये पॉलिसी न्यूट्रल एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म, है ना। एक एक्सेस को कंट्रोल करने का एक मैकेनिज्म है, उसकी एक पॉलिसी है, लेकिन बोलते वक्त कैसा बोलेंगे उसको? जैसा बोला है वैसा ही, पॉलिसी न्यूट्रल एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म। अबे बोलो ना सारे के सारे, सही बोला गलत बोला? मैंने सही बोला, है ना। अच्छा ये सर इतना बड़बड़ किया आपने, ये पॉलिसी न्यूट्रल एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म है, ये कोई पॉलिसी है? इसका मैकेनिज्म है क्या इसके अंदर? ये डिफाइन कर रहा है रोल और प्रिविलेजेस, है ना, कि किसको एक्सेस मिलेगा, एक्सेस राइट, है ना, किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। अरे बोलो ना हाँ या ना, है ना। इंफॉर्मेशन के नीड के बेसिस पे वो क्या करेगा? कौन से एम्प्लॉय को एक्सेस देना है उसी को बराबर एक्सेस मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। हाँ या ना? हाँ। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये बहुत सारे, इसी के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन क्या इंप्लीमेंट करते रहते हैं? मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल और डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। ये ऊपर के दोनों तीनों पॉइंट छूट गए तो चलेगा, 2 पॉइंट छूट गए तो चलेगा, लेकिन तीसरा पॉइंट आपको रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म आया तो आपको ये बात तो जरूर लिखना ही है कि इसके 2 बातें कौन कौन सी है? मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल और डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। सही बोला गलत बोला? मैंने सही बोला। अब मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल ये जो है, इसमें ये क्राइटेरिया जो एक्सेस कंट्रोल का क्राइटेरिया डिफाइन करना पड़ता, ये कौन डिफाइन करते रहता? सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर।
अबे हाँ या ना बोलो ना, ये बड़ा फॉर्मल चीज है, यहाँ आपके और मेरे मन से नहीं चलेगा। एक पोस्ट क्रिएट किया हुआ है, उसमें मास्टर जो है वो बंदे को लाके बैठाया हुआ है, वो बंदा सोचेगा, समझेगा, एनालिसिस करेगा और उसके बेसिस पे क्राइटेरिया देगा कि किसको एक्सेस देना है और किसको एक्सेस नहीं देना है, और वो क्राइटेरिया स्ट्रिक्टली इन्फोर्स होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, अलग अलग सॉफ्टवेयर के थ्रू, है ना, हम इन्फोर्स करेंगे। और इतना ही नहीं है ना, कोई माई का लाल उस क्राइटेरिया को ऑल्टर नहीं कर सकेगा, चाहे वो ओनर क्यों ना रहे उस ऑर्गेनाइजेशन का, वो भी उसको वैसे प्रोसीजर फिक्स किए हुए रहेंगे, है ना, हमने वो ओनर का अप्रूवल दिया रहेगा जब वो प्रोसीजर फिक्स करने की है, लेकिन काम तो वैसे ही होगा। और एक बात बताओ, क्या इसी को तो क्या बोलते हैं, सिस्टम। और जब तक सिस्टम है तब तक ही तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन है, सिस्टम खत्म ऑर्गेनाइज। छोटी ऑर्गेनाइजेशन है आरसीएफ जैसी, उसकी बात अलग, उसमें भी तो सिस्टम थोड़ी बहुत तो लगती है ना, ऐसा थोड़ी है। भले भले ही यहाँ सेंट्रली कंट्रोल्ड है सारी चीजें, हर चीज पता चल जाती है ओनर को, तो उसका हम क्या कर लेते, उसको उसके ऊपर उपाय निकाल लेते हैं। यहाँ फ्रॉड होने के चांसेस नहीं है क्योंकि ओनर खुद इन्वॉल्व है सारी चीजों में। लेकिन अगर बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात करो तो वहां पे क्या लगेगा, सिस्टम लगेगी। सिस्टम की अपनी एक कॉस्ट रहती, वो कॉस्ट अफोर्डेबल हो तो ही आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनो, नहीं तो छोड़ दो, आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनो ही मत। फिर समझ में आ रहा है क्या, हाँ या ना? हाँ, चलो मित्रों, ये है दूसरा पॉइंट, ओनली। कौनता ली? ओनली, है ना, ओनली यूजर और डिवाइसेस जिसके पास में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्लियरेंस है वो ही प्रोटेक्टेड रिसोर्सेस को एक्सेस कर सकते हैं। अबे हाँ या ना? हाँ, है ना। तीसरी बात, सेंट्रल अथॉरिटी है जो रेगुलेट कर रही है। सेंट्रल अथॉरिटी क्या कर रही है? रेगुलेट कर रही है एक्सेस राइट को, है ना। एक अथॉरिटी बैठा दिया, वो एक्सेस राइट को रेगुलेट करेगी मल्टीपल लेवल्स पे ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, है ना। चौथा पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन विथ वेरिंग लेवल ऑफ डेटा क्लासिफिकेशन, जैसे कि गवर्नमेंट, मिलिट्री इंस्टीट्यूशन, ये क्या जनरली यूज करते हैं? मैंडेटरी एक्सेस। चौथा पॉइंट काम का है, एग्जांपल है, बहुत आसानी से ध्यान में रह जाता। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री इंस्टीट्यूशन, ऐसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन ही क्या करते हैं? मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल को यूटिलाइज करते। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं मैं? 100% सही बोल रहा हूं। अबे बोलो ना, हाँ या ना? हाँ। Whereas डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल जो इन्वॉल्व होते रहता ना, डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल इन्वॉल्व होते रहता, है ना, फिजिकल और डिजिटल मेजर से, ये लेस रिस्ट्रिक्टिव है ना, एज कंपेयर टू अदर एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के कंपेयर में देखूं तो ये लेस रिस्ट्रिक्टिव है। दूसरी बात, ये ऑफर कर रहा है, क्या ऑफर कर रहा है? इंडिविजुअल को कि सारे के सारे रिसोर्सेस जो आपके खुद के ओनरशिप के हैं, आप खुद क्या कर सकते हो? कंट्रोल कर सकते हो, आपके हिसाब से चला सकते हो। और तीसरा पॉइंट, ओनर ऑफ प्रोटेक्टेड सिस्टम या रिसोर्सेज जो भी है वो खुद ही क्या करता है? पॉलिसी सेट करता। समझ में आ रहा है क्या? यानी आपके 3 डिपार्टमेंट हेड है, तो वो पहला डिपार्टमेंट का हेड खुद बताएगा कि क्या पॉलिसी है, दूसरा डिपार्टमेंट का हेड उसके डिपार्टमेंट के पॉलिसी वो खुद बताएगा। समझ में आ रहा है क्या? ये कौन सा हो गया? डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। सही है ना। अपन जो है वो डीएसी में है, डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। आरसीएफ का जो ईआरपी है वो कोई सिक्योरिटी पॉलिसी फॉलो नहीं होती, जिसको एक्सेस देना है मैं उठा के बाकी किसको देते भी नहीं आता, है ना। मैं देता, सर्च करता और वो उतना उसको राइट दे देता। ठीक है ना। सही है, गलत है? सही है। टाइप ऑफ एक्सेस, हाँ, ये हमारे काम का नहीं है, इसको आप मिटा सकते हो। मिटा सकते नहीं हो, मिटाना चाहिए आपने। हाँ, अब टाइप ऑफ एक्सेस, सुनो सुनो सुनो,
टाइप ऑफ एक्सेस, चार तरह के एक्सेस रहते, क्रिएशन को परमिट कर रहा है, ऑल्ट्रेशन को परमिट कर रहा है, व्यू को, और सिर्फ प्रिंट को परमिट कर रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2.4 मेरे तरफ से आपको क्या है, गिफ्ट है, जाओ ऐश करो। आप भी क्या याद रखोगे, किस रही से पाला पड़ा था। ऑडिट ऑफ ईआरपी सिस्टम, है ना। ऑडिट ऑफ ईआरपी सिस्टम में मैं यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर करूंगा, बहुत ही अंगार पॉइंट है। आप ही बताओ, ऑडिट का मतलब पता है क्या आपको, चेकिंग करना, है ना। चार्टर्ड अकाउंटेंट का सबसे बड़ा काम कौन सा है, ऑडिट करना, चेकिंग करना। कहीं पे भी इन्वेस्टिगेशन ऑडिट होता है तो उस टीम में, उस पैनल में, चाहे गवर्नमेंट का क्यों न रहो, लेकिन उस टीम में चार्टर्ड अकाउंटेंट रहेगा ही रहेगा, है ना। ये गवर्नमेंट भी पता है क्या आपको, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल है। गवर्नमेंट खुद बहुत सारा ऑडिट करता है, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अलग अलग जगहों का बहुत ऑडिट करते रहते हैं, है ना। उनके टीम में भी जो रहते चार्टर्ड अकाउंटेंट एक एक्सटर्नली वो रखते ही रहते। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। अब मेरी बात सुनो, मेरी आवाज सुनो, है ना। फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव, ऑडिट करने का एक अपना तरीका है, उसके अपने ऑब्जेक्टिव्स है। आप ही बताए, ये फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव बदलने वाले हैं क्या? हाँ, और है ना, ईआरपी एनवायरमेंट रहो कि कोई भी एनवायरमेंट रहो, ऑडिट के फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव बदलने वाले नहीं हैं। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे डिस्कस करते हैं जनरल कंट्रोल और एप्लीकेशन कंट्रोल। ऑडिट के अंदर हम जो डिस्कशन कर रहे हैं अभी, वो काहे का डिस्कशन कर रहे हैं बताओ ना, जनरल कंट्रोल और, है ना, एप्लीकेशन कंट्रोल। दो तरह के कंट्रोल रहते हैं, जनरल कंट्रोल और एप्लीकेशन कंट्रोल। अब मुझे ये बात बताने की कतई जरूरत नहीं है, मुझे ये बात बताने की कतई जरूरत नहीं है कि जनरल कंट्रोल का मतलब क्या रहता है, ओवरऑल कंट्रोल। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी बातें रहती है, उसका क्या है, ओवरऑल कंट्रोल। इसी को क्या बोलते हैं, जनरल कंट्रोल। ये कंट्रोल यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी कंट्रोल हो जाएगा, है ना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कंट्रोल हो जाएगा, मैनेजमेंट कंट्रोल हो जाएगा, है ना। देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इंफ्रास्ट्रक्चर का कंट्रोल हो जाएगा, है ना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रोसेसेस का कंट्रोल हो जाएगा, सिक्योरिटी मैनेजमेंट रहेगा इसमें, सॉफ्टवेयर एक्विजिशन भी रहेगा, सॉफ्टवेयर का मॉनिटरिंग, सॉफ्टवेयर का रिपोर्टिंग, है ना, ठीक है। देन बिजनेस इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव, ठीक है, बिजनेस के डेवलपमेंट इनिशिएटिव या बिजनेस के मेंटेनेंस इनिशिएटिव। ये सारी बातें किसकी रहेगी बताओ ना, जनरल कंट्रोल। पढ़ते पढ़ते आपको ऐसा लगा कि ये पॉइंट बहुत ही मेरे लिए, मेरे ऊपर जा रहा है, मिटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओवरसाइट प्रोसेस, ये ध्यान रखना ही भी जा रहा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोसेसेस, ये याद रखना आसान जा रहा, या एखादा पूरा का पूरा पॉइंट ही नहीं जम रहा तो जास्त टेंशन घ्यायचं नाही, एक्झॅक्टनेस नहीं आएगा। इतना भी आपने अगर लिख लिया ना तो बहुत काफी है ना। तो ये आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहां बताया, लेकिन यही बात आप कहां अप्लाई कर सकते हो, सारे चैप्टर्स में। अप्रोच समझ में आ गया ना। कभी कभी बहुत हेवी लगेगा और फिर अगर हम उसको ही लेके बैठे तो आगे की सारी चीजें डूब जाएगी, उससे अच्छा उतना छोड़ दो, है ना। बस हर जगह पे अप्रोच यहाँ पे ये रखना है कि मुझे 5 पॉइंट कौन से अच्छे मिलते हैं। अगर ये पूछ लिया तो मैं 5 पॉइंट कौन से अच्छे लिख सकता हूं, ये देखो, है ना। इसमें बहुत सारे जगह पे लॉजिक नहीं है, लॉजिक बनाने पड़ते हैं ताकि हम याद रख सके। नो डाउट चीजें बहुत अच्छी है, लेकिन प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में और पढ़ाने में फर्क पड़ जाता,
एग्जाम देने में फर्क पड़ जाता। वैल्यूअर चेक करता है ना, तो उसमें भी उसको तो इतना ही समझता, स्टडी मटेरियल में वैसा इसने लिखा तो इसको मार्क दो, है ना, भले ही इसको प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ भी नहीं होगा। और दूसरे बच्चे को फुल प्रैक्टिकल नॉलेज है लेकिन उसने लिखा नहीं, स्टडी मटेरियल से मैच नहीं कर रहा, तो उसको मार्क मिलेंगे क्या? आपको क्या लगता? नहीं मिलते। ऐसा ही है, यही फैक्ट है, चाहे कोई कुछ भी बोले, सच्चाई यही है। तो हमारा अप्रोच क्या रहेगा? एज ऑफ नाउ हमारा अप्रोच तो सर क्या है? एग्जाम, है ना। जरूरी नहीं है आप ईआरपी में सैप में जाने वाले हो। ईआरपी में सैप में गए तो शायद 5-1%, 10% ये पढ़ाई आपको अच्छी भी लगे। कुछ चैप्टर बहुत अच्छे भी है, चैप्टर 4 बहुत अच्छा है, बहुत नई नई चीजें सीखने को मिलती। ऐसा नहीं है कि सबका सब वाहियात है, लेकिन हमको ये दिमाग में रखना है कि मुझे एग्जाम के हिसाब से ही पढ़ना है इसको। अरे सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ मैं? बोलो ना। रिद्धि हलवा दिया, चैतन्य चुके, मोहित सही बोल रहे गांधी, हाँ सही बोल रहा हूँ। रिद्धि ताई क्या हो गया रे, तू बात नहीं कर रही मेरे से? ए रिद्धि, हाँ सर। नाराज हो गई ताई? नहीं सर। यहाँ सब इतने बदमाश बच्चे हैं ना ताई, तेरे को मैं क्या बताऊं। सब ये कोई परेशान करे ना तो तू मेरे को बोलना ताई, है ना, है ना ताई? हाँ सर। हाँ चलो, तो जनरल कंट्रोल यानी क्या है बताओ ना मुझे। जनरल कंट्रोल यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कंट्रोल, मैनेजमेंट का कंट्रोल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रोसेसेस का कंट्रोल, इंफ्रास्ट्रक्चर का, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर एक्विजिशन, सॉफ्टवेयर का मॉनिटरिंग, सॉफ्टवेयर का रिपोर्टिंग, है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एक्टिविटीज, बिजनेस के इंप्रूवमेंट के इनिशिएटिव, डेवलपमेंट, बिजनेस का मेंटेनेंस, ये सब को कंट्रोल करना, ये सारी चीजें काय में आ जाएगा, है ना, जनरल कंट्रोल में। अब इसके अंदर दीज कंट्रोल जो है, ये सारे कंट्रोल, है ना, सारे सिस्टम पे लगते। ये मत सोचना बड़े ही सिस्टम पे लगेंगे। मेन फ्रेम यानी बहुत बड़ा कंप्यूटर से लेके तो कोई छोटा सा क्लाइंट सर्वर डेस्कटॉप एनवायरनमेंट में भी ये कंट्रोल काम के रहते ही है। और ये बात बताने की कतई जरूरत नहीं है कि जनरल कंट्रोल के 2 टाइप है। कौन कौन से 2 टाइप है जनरल कंट्रोल में? मैनेजमेंट कंट्रोल और एनवायरमेंटल कंट्रोल। अब मैं ये समझाऊं कि आपको मैनेजमेंट यानी ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसी, प्रोसीजर, प्लानिंग, इसका मतलब मैनेजमेंट रहता है, ऐसा मेरे को बोलने की समझाने की जरूरत है क्या? हाँ, है ना। तो अगर मैनेजमेंट का मतलब ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसी, प्रोसीजर, प्लानिंग होता तो मैनेजमेंट कंट्रोल का मतलब क्या रहेगा? ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसी, प्रोसीजर और प्लानिंग को कंट्रोल करना। अबे हाँ या ना बोलो ना। हाँ ऐसा बोलो 100%। हाँ, है ना। एनवायरमेंट कंट्रोल, ठीक है। एनवायरमेंट कंट्रोल के अंदर क्या है? एनवायरमेंट देखो, ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, बहुत सारा वर्क कैरी ऑन हो रहा है, यानी एनवायरमेंट यानी आपका डे टू डे ऑपरेशंस। आपको ये सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा, एडमिनिस्टर करना पड़ेगा। काय के थ्रू? कंप्यूटर के थ्रू, कंप्यूटर ऑपरेशंस के ग्रुप के थ्रू, या बिल्ट इन ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल के थ्रू सारे ऑपरेशनल एनवायरनमेंट को क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं ताई? बोलो ना। सही बोल रहा हूं। प्रथम, फर्स्ट 6G एप्लीकेशन। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि एप्लीकेशन यानी क्या है। वो बिजनेस के प्रोसेसेस है ना, उसी को क्या बोलते रहते हैं हम? बिजनेस जो एक्चुअल फायदा हमको दे रहा है वो है बिजनेस के प्रोसेसेस, है ना। तो ये सारे चीजों को भी आपको क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल करना पड़ेगा। एप्लीकेशन कंट्रोल, है ना। एप्लीकेशन का वैसा टिपिकल मीनिंग होते रहता है सॉफ्टवेयर, है ना। अब बिजनेस के प्रोसेसेस के लिए बनाया गया जो सॉफ्टवेयर है उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल करना पड़ेगा, है ना। इंडिविजुअल एप्लीकेशन में रिलाय ऑन इफेक्टिव ऑपरेशनल कंट्रोल, ऑपरेशन कंट्रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम,
है ना। इंडिविजुअल एप्लीकेशन क्या कर रहा है, बराबर ऐसा रिलाय कर रहा है कि सपोर्टिंग एप्लीकेशन, है ना, इंटरफेस एरर, ये सारे के सारे इनकी गलतियां, है ना, सही समय पे क्या हो जानी चाहिए, डिटेक्ट हो जानी चाहिए। और इसका इंटरफेस, है ना, थर्ड पॉइंट, ये मैं सेकंड पॉइंट को चेंज कर देता हूं और आसान हो जाएगा आपका, है ना। इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ कंट्रोल, हाँ ये देखो, एप्लीकेशन कंट्रोल यानी कंट्रोल ओवर ऑपरेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम टू इंश्योर दैट, क्या इंश्योर करने का है, इंटरफेस ऑफ डेटा जनरेटेड व्हेन नीडेड, जब भी आपको डेटा चाहिए, डेटा मिल जाना चाहिए, सपोर्टिंग एप्लीकेशन चाहिए, वो अवेलेबल हो जाने चाहिए, और इंटरफेस के एरर क्विकली डिटेक्ट हो जाने चाहिए। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एप्लीकेशन कंट्रोल। आप ध्यान दीजिएगा, ये इतना भी पॉइंट लिखा तो भी काफी है। अरे बोलो ना, समझ में आ रहा है क्या, बोलो हाँ या ना। हाँ, ये यही हमारा पहला पॉइंट है। मैं आगे से बराबर ऊपर का ज्यादा लोड ही मत लो। ये हो गया एप्लीकेशन कंट्रोल। एप्लीकेशन कंट्रोल में क्या क्या बातें डिस्कस करने का है ना। सारे लोग ध्यान देना, मुझे पता है आपके पेशेंस अब हो रहे हैं खत्म, क्योंकि आज तुमने नोटिस किया क्या, आज मैंने बीच बीच में ज्यादा बातें नहीं की, उसका थोड़ी थोड़ी किया, बहुत ज्यादा नहीं किया, रापचिक पढ़ा रहा था। और देखा इसका ड्रॉबैक, कहीं तो भी मोनोटोनस हो जाता, ये इसकी खासियत है ना। फिर क्या है बताओ, क्या मेरा काम हो जाएगा वहां पे, है ना, मैं तो बराबर ऐसा कर दूंगा कि, लेकिन आपके दिमाग में, आपको जब खुद पढ़ाई करेंगे ना तो बहुत ज्यादा समय जाएगा। अगर मैं बार बार रिकॉल करके जो डेली प्रोसीजर क्या रहती मेरी, थोड़ी सी चीजें बताता, वापस बताता, थोड़ी दो चार चीजें और पढ़ाता, वापस पूरी बताता, वो प्रोसीजर इतनी खास है कि जब आप पढ़ोगे ना कुछ दिन, यानी खुद के लिए जब पढ़ना शुरू करोगे, कुछ कुछ बैकग्राउंड में रहता और आप पढ़ सकते हो। नहीं तो आप देखना इसमें कि एक एक लाइन को आप ऐसा चार चार बार पढ़ोगे, लेकिन दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। देख लेना, आप महसूस कर लेना, यही है सच्चाई, यही है खासियत। और मेरी तो खासियत है, मैं अकेला पढ़ूं तो मेरे दिमाग में जल्दी जाता ही नहीं है। मैं पढ़ाते वक्त पढ़ूं तो एकदम सारी चीजें क्लिक होके मैं बता सकता हूं उसको। चलो मित्रों, मेरे प्यारे क्लासवासियों, क्या बड़बड़ कर रहे थे हम लोग, कुछ क्वेश्चंस है ना, ईआरपी ऑडिट के कुछ क्वेश्चन हैं। बताओ, क्या सिस्टम जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से चल पाएगी? आप इतना बोल रहे ईआरपी ऐसा है वैसा है ना, क्या ईआरपी की सिस्टम चल पाएगी? क्या ये रिपोर्टिंग के नीड, रेगुलेटरी और ऑर्गेनाइजेशनल जरूरतों को पूरा कर पाएगी? एडिक्वेट यूजर रिक्वायरमेंट डेवलप किए हुए हैं मीनिंगफुल इंटरएक्शंस के साथ में? क्या सिस्टम कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंफॉर्मेशन असेट, इंफॉर्मेशन असेट यानी क्या चीज है, ये जो इंफॉर्मेशन रहती है ना, डेटा जो स्टोर है ना, वो भी तो क्या है, हमारा असेट है ना। क्या इंफॉर्मेशन के असेट की कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी प्रोटेक्ट करके रह पाएंगे, है ना। क्या सिस्टम के अंदर ऐसे कंट्रोल है जो प्रोसेसेस को ऑथेंटिकेट, वैलिड और एक्यूरेट ट्रांजैक्शंस के थ्रू वेरीफाई कर पावे? आर इफेक्टिव सिस्टम ऑपरेशन सपोर्ट फंक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं क्या सिस्टम के रिसोर्सेस अनऑथोराइज एक्सेस के थ्रू प्रोटेक्ट किए हैं क्या? एक्सेस के प्रिविलेजेस आपने रोल बेसिस पे दिए हुए हैं क्या, है ना। क्या ईआरपी सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेदारियां क्लियरली डिफाइन की हुई है क्या, है ना। जो ईआरपी सिस्टम की फंक्शनैलिटी है ना, वो सही है क्या, यूजर के रिक्वायरमेंट
मीट हो गए क्या, है ना, क्या यूजर्स खुश है क्या, ये सारे क्वेश्चंस आपको ईआरपी ऑडिट के दौरान पूछना पड़ेगा, है ना। ये सारे क्वेश्चंस फुलफिल होने चाहिए। अबे हाँ या ना, हाँ, ये है ईआरपी का ऑडिटिंग एस्पेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। ऑडिटिंग एस्पेक्ट को हमने समराइज किया हुआ है। कैसे समराइज किया, है ना। ऑडिटिंग डेटा का अगर ऑडिटिंग करना है तो क्या करेंगे, फिजिकल सेफ्टी देखेंगे और डेटा का एक्सेस कंट्रोल देखेंगे, है ना। बताओ रे, डेटा का एक्सेस कंट्रोल कौन से तरीके से रहेगा, नीड टू नो या नीड टू डू बेसिस पे, ठीक है। यानी जब जरूरत है तब ही देंगे, है ना, और वैसा ही एक्सेस देंगे। ऑडिटिंग ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस का ऑडिट कैसा होगा बताओ ना मुझे। प्रोसेस का ऑडिट जो हम परफॉर्म कर रहे हैं इसमें दो बातें हैं, फंक्शनल ऑडिट और इनपुट वैलिडेशन। फंक्शनल ऑडिट जो है इसके अंदर क्या क्या बातें इंक्लूड है, दिस इंक्लूड टेस्टिंग, अलग अलग फंक्शन और फीचर जो सिस्टम में हैं उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, टेस्ट। अबे बोलो ना हाँ या ना, हाँ, है ना। ओवरऑल प्रोसेसेस का टेस्टिंग कर रहे हैं और इसको कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ में, एक्चुअल प्रोसेसेस के साथ। इसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, फंक्शनल ऑडिट, है ना। एक्चुअल प्रोसेसेस कैसी होती है और ईआरपी के थ्रू प्रोसेसेस कैसी हो रही है उसका कंपैरिजन करो, वो सब बराबर है तो ऑडिट में नो ऑब्जेक्शन चले जाएगा, बढ़िया एकदम मस्त। नहीं तो क्या आ जाएगा, वहां पॉइंट्स निकलेंगे, ये ऐसा बराबर नहीं हुआ। समझ में आ रहा है क्या इसको, ये चेकिंग की एक्टिविटी को ही क्या बोल रहे हैं हम लोग, फंक्शनल ऑडिट। इनपुट वैलिडेशन, ये क्या कर रहे हैं, डेटा जब इनपुट किया उसी वक्त वेरीफाई कर ले रहा कि इसके अंदर क्या लोचा लफड़ा है ना। स्टैंड्स फॉर चेकिंग रूल्स, रूल्स यानी ये नियम बना दे रहा है, कब, जब आप डेटा का इनपुट कर रहे हैं सिस्टम में। फॉर एग्जांपल बेबी वेट 430 किलो, छोटी सी बच्ची, बेबी छोटा सा बच्चा रहता है ना, उसका 430 किलो का वजन रह सकता क्या, नहीं। इनपुट वैलिडेशन में भाई बेबी वेट भाई ज्यादा में ज्यादा 10 kg, 10 किलो भी नहीं रहता है वेट, है ना, 6-7 किलो 8 किलो। जस्ट न्यू बॉर्न बेबी का वजन कितना रहता, 6-7 किलो 8 किलो वजन रहा तो बहुत अच्छा बोलते रहते हैं, है ना। और 10 किलो के ऊपर 15 किलो, भाई 15 ले लो, है ना। तुम 430 किलो क्या पैदा किया है ना, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। वो क्या करेगा, इनपुट वैलिडेशन उसको, है ना। हमारी प्रथम का वेट 20 किलो है ना रे, कितना है 40, 45 कम है लेकिन फिर भी हाइट के हिसाब से तेरे को अच्छा सूतना पड़ता ताकत से। हाँ चलो मेरे दोस्त और मेरी दोस्तीना, आज रापचिक स्पीड लिया मैंने, बहुत फड़ फड़, देखो पेज नंबर देखो कहां पहुंचे। और आपको मैं बताने वाला हूं एक केस स्टडी, है ना। ये केस स्टडी में देखो, ये एक अकाउंटेंट है, देखो एक क्लाइंट सीए पंकज क्या है, पार्टनर है ना। और ये सीए पंकज का आर्टिकल कौन है, साची, है ना। और पेज नंबर कहां हो आप, कौन से पेज पे हो आप, आ जाओ 2.37 पे आ गए क्या। ये पेज जो मैंने दिया ये इधर ही ध्यान दो, अब आपको आपके नोट्स में ध्यान देने की जरूरत है ही नहीं। ये पंकज है, कौन है, पंकज भाऊ, आपले भाऊ चार्टर्ड अकाउंटेंट भाऊ। और साची कौन है, आर्टिकल है ना। और निर्मन, है ना, निर्मन, कौन सा मन, निर्मन, ये है क्लाइंट, ठीक है। और निर्मन का है ना मयूरा,
मयूर सुना हुआ था आपने, है ना? उसकी क्या बोलते मयूरा, ये कौन है? अकाउंटेंट। अब पहले कैसा होता था? पहले निर्मन भाऊ आले, अरे मले डिपार्टमेंटची नोटीस भेटली राजो, पाहता काय करतात. पंकज म्हणत होता, पंकज भाऊ आपले चार्टर्ड अकाउंटेंट साहेब, ये किसके पास में? वो पढ़ के वो दे देते थे साची को, साची इसके ऊपर तुमको रिपोर्ट बनाने का है, जवाब बनाने का है. ये जवाब बनाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए. तो ये डॉक्यूमेंट, ये साची बोलती निर्मन भाऊ ऐसे ऐसे चीजें मेरे को चाहिए, तो वो सबमिट करेंगे. बिना काम के चीजें तो दिया इसने, बिना काम की चीजें दिया होगा, या ये भी चीजें जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया, इसका काम होने के बाद में ये साची क्या करेगी? रिटर्न कर देगी. रिपोर्टिंग का टास्क साची किसको देगी? पंकज भाऊ को. पंकज भाऊ क्या करेगा? फाइनल चीज अपडेट कराएंगे, रिपोर्ट यानी वो जो नोटिस का रिप्लाई दे देंगे और इसको बताएंगे, अपडेट करेंगे, है ना? फिर क्या करेगी ये साची? बिल, भाई हमने तुम्हारा काम किया, इसका इतना इतना रुपया हुआ, ये बिल भेजेगी, है ना? किसको? अकाउंटेंट को. अकाउंटेंट पहले कंसेंट लेगा, किससे? निर्मन से. और कंसेंट लेने के बाद में ये क्या करेगा? पैसा अकाउंटेंट जो है बराबर इसको दे देगा. अबे सही है गलत है ऐसा? तो ये कितने लोगों में कम्युनिकेशन हो रहा है, ईआरपी आने से पहले की बात है. अब क्या हो जाएगा? सेंट्रलाइज डेटाबेस. कौन सा डेटाबेस? सेंट्रलाइज, है ना? पार्टनर देखो, अरे तेरी तो ज्यादा ही बड़ा बड़ा हो रहा है आज जमाना खराब है. हाँ, अब क्या हो रहा है? क्लाइंट किसके पास में जा रहा है? क्लाइंट को पार्टनर से कुछ चाहिए भी तो वो डेटाबेस में दे दे रहा है. वही चीज पार्टनर भी कहां पे देख रहा है? डेटाबेस में देख रहा है ना? काम उसने आर्टिकल को असाइन भी किया तो आर्टिकल भी कहां से ले रहा? डेटाबेस. उसको और डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डेटाबेस से ही ले रहा है ना? उसका फाइनल जो बिल जाएगा वो डेटाबेस से ही. सारे लोगों का कम्युनिकेशन किससे हो जाएगा? डेटाबेस, है ना? इसका एग्जांपल आप लोग पढ़ लेना, चीजें इतनी चाहिए इसके अंदर. चलो मित्रों, यहाँ पे हमारा एक टॉपिक पूरा हो गया, खत्म. हम कौन से पेज पे आ चुके हैं अभी? बताओ ना. तो आज की क्लास हम यहीं पे क्या करेंगे? खत्म. टाटा, बाय बाय, सी यू.